वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? दिस प्रकाश कुमार, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ डू? कैसे हैं आप सभी? तो आइए फिर से मैं प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम लोग इंग्लिश के वो सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो प्रीवियस लास्ट ईयर में एसएससी सीजीएल में पूछा गया, जहां पर आपका सेंट्रल इंस्पेक्टर बनने का सपना पूरा होता है। वहीं से सारे क्वेश्चंस यहां पर लेकर आए हैं। अब तक हमने 5 सेशंस दे चुके हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट 5 तक अब तक मैंने क्या किया, प्राप्त करा चुका है। यानी 5 तक अगर आपका कंप्लीट है तो 6 जो ये प्रैक्टिस सेट आपका 6 है, निश्चित रूप से आप इसमें प्रिपेयर्ड होंगे। सारे सवाल आपको इजी लग पा रहे होंगे और जो भी अप्रोच है निश्चित रूप से इजीएस्ट वे में आपको प्राप्त हो पा रहे होंगे। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए और मेरे क्वेश्चन बनाने के साथ साथ ही आप सभी लोग भी क्वेश्चंस को अप्रोच कीजिएगा और देखिएगा कैसे आंसर सही हो रहे हैं। क्योंकि एसएससी सीजीएल में कभी कभी ऐसा भी फील होगा कि क्वेश्चंस में कोई एरर ही नहीं है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट एरर होता है। वो माइन्यूट एरर आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही पता चलेगा। विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एसएससी सीजीएल क्वेश्चन शुड बी स्टार्टेड ऑन द स्क्रीन। चलिए शुरू करते हैं जी। ये आपका थंबनेल आप देख चुके होंगे। अब मैं चलता हूं अपने क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चंस आ गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है द ताजमहल। ताजमहल आप जानते हैं ना, ताजमहल एक आपकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। जब भी हम लोग यूनिक बिल्डिंग की बातें करते हैं वो क्या लेता है जी, आर्टिकल द लेता है। जैसे द ताजमहल, या फिर मैं द ताजमहल की बात करूं, या फिर जो भी आपका चाइना का दीवार हो उसके बारे में बात करूं, इवन आपका बुर्ज खलीफा हो उसके बारे में बातें करूं, या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो, इन सभी जो इंपॉर्टेंट हमारे मेमोरियल होते हैं, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उन मॉन्यूमेंट से पहले द लगता है। इसलिए ताजमहल द लगा, क्योंकि ताजमहल इस दुनिया में खास है, अकेला है, सिंगल है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, मैच नहीं है, इसलिए आर्टिकल द लगा। यहां तक तो ठीक है। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिएशन। वन ऑफ द मोस्ट, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री का पैटर्न 2 है। पैटर्न 2 में क्या कहता है, किसी सभी इंपॉर्टेंट चीजों में से एक को कैटेगराइज करता है। यानी कहने का मतलब है ये जो ताजमहल बिल्डिंग है ना, इन वन ऑफ द मोस्ट, ये सबसे मोस्ट है, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल है, यानी कि सबसे ज्यादा खूबसूरत है। किससे खूबसूरत है? ये सबसे ज्यादा खूबसूरत क्या है? क्रिएशन है, यानी कि रचना है। क्रिएशन का मतलब क्या होता है जी? रचना, यानी कि कंस्ट्रक्शन है जी, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन है, रचना है। ठीक है, कहां पर? इन द वर्ल्ड में। जब इसने बताया है क्वेश्चन में कि दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल रचनाओं में से एक है, यानी कि द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जितनी भी क्रिएशन है, जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन से, जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से, उन सभी रचनाओं में से एक है। सभी रचनाओं में से, सुंदर रचनाओं में से एक है। सभी सुंदर रचनाओं में से। तो एक बात बताइए, जब सभी सुंदर रचनाओं की बात कर रहा है तो मोस्ट ब्यूटीफुल के बाद जो आने वाला नाउन है वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? प्लूरल होगा ना। यहां पर टेक्निकली आना चाहिए था क्रिएशंस, यानी कि CREATIONS आना चाहिए था, ठीक ना? क्रिएशंस आना चाहिए था, तब ये सही होता। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशंस इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में जो ये ताजमहल है ना, सबसे खूबसूरत रचनाओं में से एक है, निश्चित रूप से एक है। लेकिन ऑफ आया ना, इस ऑफ के बाद जब भी आगे आपका नाउन मिलेगा कंपैरिजन के लिए, वो नाउन आपका प्लूरल होगा। यहां पर क्रिएशन नाउन है, मोस्ट आपका ये क्या है जी? डिटर्मिनर है, जो आपका एडवर्ब की तरह यूज होता है। और ये ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, और नाउन है आपका क्रिएशन। तो यहां पर प्लूरल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। जैसे कि बहुत सारा बिल्डिंग है, उस बहुत सारे बिल्डिंग में से ये जो है सबसे ऊंची इमारत है, उन सभी ऊंची इमारतों में से एक है ए। तो मैं क्या बोलूंगा? ए इज वन ऑफ द हाईएस्ट बिल्डिंग्स। ए इज वन ऑफ द हाईएस्ट बिल्डिंग्स, एस लगना चाहिए। इसलिए यहां पर भी क्रिएशन होना चाहिए, तब जाकर ये सही होगा। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में
क्रिएशन है, जहां पर क्रिएशन होगा एरर आपका वहीं होगा। देखते हैं कहां पर क्रिएशन है। द ताजमहल देयर इज नो एरर, द मोस्ट ब्यूटीफुल देयर इज नो एरर एज वेल, यहां भी एरर नहीं है। क्रिएशन इन द वर्ल्ड होना चाहिए था क्रिएशंस, दिया है ओनली क्रिएशन, इसलिए एरर ये है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। आपका सही जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन कौन होगा जी? सी होगा। होना चाहिए था क्रिएशंस, दिया है क्रिएशंस, दिया है क्रिएशन विदाउट एस, विदाउट एस दिया है, क्रिएशन दिया है, इसलिए एरर आपका यही होगा। इज दैट क्लियर? I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। और देखिएगा इसमें खास बात यह है, ये आपके 2022 में 2022 की ये मॉर्निंग में पूछा है और अप्रैल 19 में पूछा है। एसएससी सीजीएल है जिसके थ्रू इंस्पेक्टर लोग बनते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जी। हाँ ये देखिए, कहता है दिस पार्क आप पार्क जानते हैं ना, एक छोटा सा मैदान होता है जो गवर्नमेंट उसको बनाती है लोगों के भ्रमण के लिए। दिस पार्क यानी कि ये पार्क इज द लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी का मतलब होता है पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। पक्षी अभयारण्य चलता है ना जी, बाघ अभयारण्य जहां पर बाघों को बचाया जाता है, और हिरन अभयारण्य जहां पर हिरणों को बचाया जाता है। ये पक्षी अभयारण्य यानी कि पक्षियों को इसमें बचाया जाता है इस पार्क में। तो कहता है कि ये जो पार्क है ना इज द लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ी पक्षी अभयारण्य यानी कि बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, मैं मानता हूं बर्ड सेंचुरी है। कहां पे? इन द स्टेट, यानी कि इन द स्टेट में। अब मैं देखता हूं कि ये दिस है, दिस पार्क, ये डिटर्मिनर है, ये डिटर्मिनर एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के लिए आगे नाउन लगा, ये भी ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज भी लगा, ये भी ठीक है। लार्जेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए आपका डिफिनिट आर्टिकल द भी लगा, ये भी ठीक है। बर्ड सैंक्चुरी ये आपका एक कंपाउंड नाउन है जो कि बहुत ही सही है, ये भी ठीक है। इन द स्टेट यानी कि राज्य में, इसमें तो पूरा सेंटेंस ही सही है। जब पूरा सेंटेंस ही सही है, यहां पर कोई एरर दिख ही नहीं रहा है, तो मेरा क्या आंसर होगा आप खुद मिलाइएगा। दिस पार्क, ये पार्क, इज है द लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी, बर्ड सैंक्चुरी यानी कि पक्षी अभयारण्य, कहां पे? इन द स्टेट्स यानी कि राज्य में, राज्य में है। और ये लार्जेस्ट के बाद द दिया है जो कि सही है। बर्ड सेंचुरी के लिए हमारा आर्टिकल आया है जो द इसी के लिए कंपाउंड में है। ठीक है, द लार्जेस्ट बिल्डिंग, द लार्जेस्ट द लार्जेस्ट सिटी, द लार्जेस्ट समथिंग, ऐसे। दिस पार्क इज, ये भी ठीक है। इन द स्टेट, ये भी फ्रेज जो है ये भी ठीक है। एरर यहां पर कहीं नहीं है। जब यहां एरर है ही नहीं तो हम किसके साथ जाएंगे? we'll go with option C, we'll go with option C because this question has no error, this question has no error, this question is grammatically and perfectly correct according to this question and according to the grammarian thoughts. grammarian thoughts के जरिए, grammarian thoughts के जरिए या फिर grammarian जो भी रूल्स है, जो भी हमारे फॉर्मल इंग्लिश है, फॉर्मल इंग्लिश के तहत ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। So we don't need any error in this question. So the correct answer would be option C because option C shows no error in this question. इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन C. Is that okay? I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहां तक आपका क्लियर है, और ये भी पूछा है 2022 में अप्रैल 19 को, और ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, आप टैग देख सकते हैं। इज दैट ओके? तो चले क्या अगले सवाल पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, जब सही है तो एरर है ही नहीं, जब एरर नहीं है तो नो एरर होगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा, आइए यहां पर। आई वॉज एंग्री, मैं गुस्सा था, ऑन माई सेल्फ, खुद पर गुस्सा था, फॉर मेकिंग, बनाने के लिए, सच अ सिली मिस्टेक यानी ऐसी गलती करने के लिए। मेक सच अ सिली मिस्टेक का मतलब होता है छोटी सी गलती करना, एक नाजुक सी गलती करना, लेकिन एरर यहां पर प्रीपोजिशन का है। देखिएगा, एंग्री के साथ विथ लगता है कब, और एंग्री के साथ एट लगता है। जब आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं तब आपको एंग्री विथ लगाना पड़ेगा, समबडी से नाराज है तब। जब आप किसी वस्तु से नाराज हैं, किसी बातों से नाराज हैं, तब आपका
आर्टिकल क्या आएगा, यहां पर प्रेपोजिशन क्या आएगा, एंग्री के साथ एट लाएगा ये समथिंग के लिए। जैसे कि आप मुझसे नाराज हैं, यू आर एंग्री विद मी, मैं आपसे नाराज हूं, आई एम एंग्री विद यू। लेकिन मैं आपके बातों से नाराज हूं तो ये बात क्या है जी, समबड़ी नहीं है, आपकी बातें जो है वो समथिंग है। तब मैं बोलूंगा आई एम एंग्री एट योर टॉक्स, आई एम एंग्री एट योर टॉक्स, आई एम एंग्री एट योर कन्वर्सेशन। मैं आपकी बातों पर नाराज हूं। मैं आपके प्रस्ताव से नाराज हूं, आई एम एंग्री एट योर प्रपोजल, आई एम एंग्री एट योर प्रपोजल। At your proposal is something, and that is why preposition at would be used with angry. But when you refer to a person or somebody at the place of at, we must put preposition with at the place of at to show that you are angry with somebody and nothing else. समझ गए? यानी कि जब आप किसी व्यक्ति से नाराज हैं तो with लगाइएगा, जब किसी बातों से किसी समथिंग से नाराज हैं तो at लगाइएगा। अब एक बात बताइए, माई सेल्फ, मैं नाराज ना, ये मैं के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है जी, यानी मैं नाराज हूं खुद से, आई एम एंग्री विथ माई सेल्फ, खुद से। ये खुद यानी कि खुद आप हैं क्या, व्यक्ति तो है, समबड़ी तो है। जब समबड़ी है तो यहां पर ऑन क्या कर रहा है, यहां पर विथ होना चाहिए ना, विथ होना चाहिए ना। तो आपका एरर कहां है जी, यहीं पर एरर है, होना चाहिए था विथ, दिया है ऑन। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में ऑन है, जिस ऑप्शन में आपका ऑन होगा एरर आपका वहीं होगा। आइए देखते हैं। सच सिली मिस्टेक्स, देयर इज नो मिस्टेक। फॉर मेकिंग, वो एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा जिरंड होता है, ये भी सही है, इसमें नो एरर है। ऑन माई सेल्फ, हाँ आई वॉज एंग्री, ये भी गलत नहीं है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। चूंकि हमें एरर ढूंढना है तो एरर ढूंढना, तो देखना कहां एरर है। ऑन माई सेल्फ दिया है, होना चाहिए था विथ, दिया है ऑन, इसलिए एरर आपका सी ही होगा, एरर आपका सी होगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज इन द ऑप्शन सी preposition on should not be over there, preposition with should be put over there to rectify the sentence meaning as well. समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूं and I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। आप भी इस प्रकार से क्वेश्चंस को अप्रोच करें, बहुत इजीली आपके क्वेश्चंस ये आपके कंट्रोल में होगा। You can master your English preparation by dint of daily practice in your life. यानी कि डेली प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर ये हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। कहा जाता है एन एप्पल a day keeps the doctor away, एक दिन का सेव हर दिन आपको डॉक्टर से दूर रखा। उसी प्रकार से यह है मेकिंग प्रैक्टिस ऑन ए डेली बेसिस कैन मेक योर कंसेप्ट क्लियर। यानी कि मैं यही बोल सकता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस इंसान को क्या बनाता है जी, बेहतर बनाता है। तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ये क्वेश्चन आपको भी उतना ही इजी लगने लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। और इसमें भी देख लीजिएगा, ये अप्रैल 19 को पूछा गया 2022, ये भी इससे सीरियल क्वेश्चन है, आफ्टरनून में पूछा गया। चलिए आइए, कहता है वी थॉट, थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट। वी थॉट यानी हम लोग को लगा, क्या लगा, देयर वॉज अ गुड आइडिया, ये एक बहुत अच्छी आइडिया है, बहुत अच्छा विचार है। टू वियर मतलब होता है पहनना, पहनना एक अच्छा विचार है। क्या पहनना अच्छा विचार है, स्नो बूट्स यानी बर्फीले जूते को पहनना अच्छा विचार है। कब, बिफोर वी स्टेप्ड आउट, यानी कि बाहर निकलने से पहले ये अच्छा विचार है कि हम लोग बर्फ वाले जूते पहने, बूट वाले जूते पहने। वी थॉट यानी कि हम लोग कैसा लगा, बात सही है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो देयर है ना, ये जो देयर है ये आपका डमी सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, इंट्रोडक्टरी आपका डमी सब्जेक्ट है। लेकिन जब हमें इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस हमें डमी सब्जेक्ट का यूज करना है तो हमें इट का प्रयोग किया जाता है। हम इट का प्रयोग करते हैं तो ये यहां पर देयर क्या कर रहा है, देयर नहीं होना चाहिए ना, ये आपका इंट्रोडक्टरी डमी सब्जेक्ट है। ये यानी कि शुरुआत में आना चाहिए था किसी पॉइंट ऑफ फैक्ट की बात करने के लिए। जब फैक्ट की बात करते हैं सब्जेक्ट नहीं होता है, उस कंडीशन में इंट्रोडक्टरी डमी सब्जेक्ट के तौर पे देयर का यूज किया जाता है।
यहां पर तो बातें क्लियर है, स्पष्ट है, और मिडिल में ये बातें यूज हुआ है जहां पर डमी सब्जेक्ट की जरूरत है। तो जब बातें क्लियर हो, बातें स्पष्ट हो, इंट्रोडक्टरी डमी की जरूरत नहीं है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं जी? इंट्रोडक्टरी डमी नहीं, डमी यूज करते हैं। और डमी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका देयर भी आता है और आपका इट भी आता है, लेकिन देयर आपका इंट्रोडक्टरी डमी सब्जेक्ट है। यहां पर इंट्रोडक्टरी की जरूरत नहीं है, हमें केवल डमी की जरूरत है। और हमारा उसके लिए देयर का सब्स्टिट्यूट हमारा क्या हो सकता है? ईट हो सकता है। तो यहां पर देयर की जगह पर क्या होना चाहिए? ईट। अब देखिएगा, वी थॉट, हम लोग को लगा इट वॉज अ गुड आइडिया, यानी कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, टू वियर स्नो बूट्स, कि ये बर्फीले जूते हम लोग को पहनना है, बिफोर वी स्टेप आउट, यानी कि बाहर जाने से पहले। अब ये सेंटेंस सही हुआ, यानी देयर नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था ईट। अब देखते हैं कहां पर देयर है। जहां पर देयर होगा इस ऑप्शंस में, एरर आपका वही होगा। देखते कहां है देयर है। देयर है यहां क्या? नहीं है। यहां देयर है क्या? यहां भी नहीं है। वे स्नो बूट्स, यहां भी नहीं है। देयर आपका यहां है, होना चाहिए था इट, दिया है देयर, इसलिए एरर आपका यहीं पर है। सो द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, टू फाइंड द एरर इन दिस क्वेश्चन, option D is prepared for that answer. Option D is prepared for that answer because option D has an error. Option D has an error क्योंकि option D में क्या है जी? एरर है, इसलिए आपका option D ही करेक्ट आंसर होगा। I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। आप भी कोशिश करते रहिए, नई कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए हमेशा टफ होता जाएगा, ठीक ना? कोशिश करते रहना है। जहां पर नहीं समझ में आया, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके सुनिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। अगर आप शुरू से लास्ट तक सेशन बने रहते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपका क्लियर होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। आइए, यहां देखिए, देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन, अच्छा ब्रेक्स इन, ठीक है, इन आवर सोसाइटी दिस मंथ। यहां पर एक मिस्टेक है ना, देयर के बारे में पहले समझिए। यहां पर देयर क्या है? डमी सब्जेक्ट है, लेकिन इंट्रोडक्टरी है। यहां पर इंट्रोडक्टरी होने का मतलब यह है कि पहले सेंटेंस को इंट्रोडक्ट करेगा, यानी कि शुरू करेगा, तब ये डमी सब्जेक्ट तो बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है? अब कहता है कि 3 ब्रेक इन एक फ्रेजल वर्ब होता है। ब्रेक इन फ्रेजल वर्ब होता है। जब ये फ्रेजल वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है ब्रेक इनटू भी होता है। ब्रेक इन या ब्रेक इनटू, इसका मतलब होता है जबरदस्ती घर में घुसना, जबरदस्ती घर में घुसना, ठीक है? लेकिन यहां पर ये बेन लगा दिया और बेन के बाद आने वाला वर्ब थर्ड फॉर्म में होना चाहिए या फिर फोर्थ फॉर्म में। या एस और ईएस लगाया है, इससे पहले आपका हैव बीन, आपका हेल्पिंग वर्ब लगाया है, और यहां पर होना चाहिए तो थर्ड फॉर्म या फिर फोर्थ फॉर्म। थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म होता है तो मैं फ्रेजल वर्ब मानता है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म नहीं है, तो ये है फ्रेज। और इस फ्रेज का मीनिंग हो जाएगा ब्रेक इन, का मतलब होता है ट्राई, ट्राई या फिर गो यानी कि कोशिश, यानी कि कोशिश होता है। तो इसका मतलब ये हुआ देयर हैव बीन 3 ब्रेक्स इन, यानी कि 3 कोशिशें रही इन अवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में, दिस मंथ यानी कि इस महीने, ठीक है? ब्रेक इन, यहां पर ये एक्चुअली में प्लूरल बनाने की बात कर रहा है, ब्रेक इन। जब इस ब्रेक इन को, जब कोशिश को आप प्लूरल बनाइएगा तो आपका कोशिश प्लूरल बनने के लिए ब्रेक के बाद यहां पर एस लगेगा। कहां लगेगा जी? ब्रेक के बाद आपका एस लगेगा, ब्रेक इन के बाद एस लगेगा, यानी कि एस आपका यहां लगेगा। अब होगा ब्रेक इन्स, क्या कोई दिक्कत है? अब होगा ब्रेक इन्स, यहां पर ब्रेक इन्स होगा क्योंकि ब्रेक इन आपका नाउन है, और ये जो नाउन है, ये जो नाउन है आपका, ये जो नाउन है आपका, यहां पर एस लगेगा। समझ गए? कोई इश्यू है क्या सर? हाँ, ब्रेक इन्स होता है, ब्रेक इन्स होता है। ये ब्रेक के बाद ही एस नहीं लगाएंगे, इन के बाद वो एस लगता है, यानी कि प्लूरल बनाने के लिए इन के बाद एस लगाते हैं।
ये बातें आपको मालूमात होनी चाहिए, ठीक ना। तो ब्रेक्स यहां दिया एस, जो कि गलत है, होना चाहिए था यहां पर एस, यानी कि ब्रेक इन होना चाहिए था, यानी कि एरर आपका यही है। एरर जब आपका यहां है तो अब देखते हैं कि कहां पर ऑप्शन है जहां पर ब्रेक्स इन है। जहां पर ब्रेक्स इन होगा एरर आपका वही होगा। यहां पर ब्रेक्स इन, सो द एरर वुड बी ऑप्शन ए। एरर वुड बी ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में ही ब्रेक्स इन दिया है, होना चाहिए था ब्रेक इन होना चाहिए था, दिया ब्रेक्स इन, इसलिए एरर आपका यही है। I hope and expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। चलिए, he can have been more polite to her. He can have been, एक बात बताइए, जब भी पोलाइट की बात की जाती है तो हमारा मॉडल क्या आता है? जब भी बात पोलाइट की आती है तो मॉडल हमारा कुड आता है, कुड आता है ना। आप याद रखिएगा, जब भी पोलाइट की बातें आएंगी मॉडल में तो मॉडल कुड इस्तेमाल किया जाता है। मॉडल कुड जब इस्तेमाल किया जाता है तो यहां पर आपका, यहां पर कैन कभी नहीं होगा, कभी भी कैन नहीं होगा। कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है और वही कुड जो है आपका पोलाइटनेस दिखाता है, ठीक ना। जैसे कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, पोलाइट तरीके से मैं बोल रहा हूं, कुड आई यूज योर पेन। क्या मैं बाहर जा सकता हूं, कुड आई गो आउट। ऐसे कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, मगर कुड आपका पोलाइट वे नहीं है, कैन आपका पोलाइट वे नहीं है। कैन आपकी कैपेसिटी दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है, कुड ही आपका पोलाइट वे है, इसलिए कैन की जगह होना चाहिए था कुड। कैन की जगह होना चाहिए था कुड। अब ये सही हो सकता है कि ही कुड हैव बीन मोर पोलाइट, वो ज्यादा से ज्यादा पोलाइट हो सकता था, विनम्र हो सकता था टू हर, उसके लिए, मगर पता नहीं क्या वजह रही कि वो पोलाइट उसके लिए हुआ ही नहीं। जब उसके लिए पोलाइट नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा काम है एरर ढूंढना। हमने एरर ढूंढ लिया है, यहां पर कैन की जगह कुड होना चाहिए, क्योंकि कुड ही आपका पोलाइटनेस दिखाता है। ये बात स्पष्ट हुई। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में आपका कैन हैव है। जिस ऑप्शन में आपका कैन हैव होगा एरर आपका वही होगा, यानी कि यहां पर कैन हैव है इसलिए एरर आपका यही होगा, एरर आपका यही होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द क्वेश्चन, ऑप्शन डी वुड बी द error. Option D would be the error according to this question, because option D has an error. I expect this question is also clear to you. So let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बताइएगा आपका स्कोर क्या है, सेशन देखने के बाद जरूर बताइएगा स्कोर क्या है। ये आपके 2022 में 18 अप्रैल को पूछा है, एसएससी सीजीएल का सवाल है ये। चलिए चलते हैं जी। कहता है अरब्स मदर, अरब्स मदर यानी कि अरब्स की माँ स्पीक्स बोलती है 4 लैंग्वेजेस यानी कि 4 भाषा, फ्लुएंटली यानी कि फटाफट, यानी कि अरब्स की जो माँ है स्पीक्स बोलती है 4 लैंग्वेजेस यानी कि 4 भाषा है, फ्लुएंटली यानी कि फटाफट बोलती है। ये एडवर्ब भी सही है, ये भी सही है, सिंगुलर तो स्पीक्स है, ये भी सही है। अर्नव्स यहां पर आपका अपोस्ट्रोफी है, ये भी सही है। 4 चूंकि आपका न्यूमेरिक एडजेक्टिव इसलिए 4 के बाद लैंग्वेजेस भी, ये भी सही है। तो एरर आपका कहीं नहीं है। जब एरर ही नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि क्वेश्चंस का एक एक वर्ड आपका करेक्ट है। जब एक एक वर्ड ही आपका करेक्ट है तो आंसर आपका नो एरर होगा, आंसर आपका नो एरर होगा जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। बोलिएगा क्वेश्चंस क्लियर है? क्वेश्चंस क्लियर है कि नहीं है जी? बोलिएगा जरूर और अपना फीडबैक दीजिएगा जरूर, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे से वीडियोस लाने का। तो जरूर बोलिएगा। अगर डाउट हो तो ये भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं जब आपका कमेंट देखूंगा तो जरूरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस कमेंट को, उस डाउट को क्लियर जरूर करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। आइए, वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स। वी हैव नॉट मेट, हमने नहीं मिला है, सम ऑफ आवर फ्रेंड्स यानी कि अपने कुछ दोस्तों से नहीं मिला है, सिंस 6 months,
यानी कि 6 महीने से, ठीक है 6 महीने से नहीं मिले, बात मान लिया, लेकिन ये जो 6 मंथ है ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे पास प्रीपोजिशन फॉर आता है जी, पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन क्या आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन सिंस आता है, सिंस आता है। और ये 6 मंथ आपका पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम रहता तो सिंस लगता, मगर है ये पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारा फॉर लगता है, होना चाहिए था फॉर, दिया है सिंस। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में सिंस है, जिस ऑप्शन में सिंस होगा एरर आपका वही होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में सिंस है। सिंस 6 मंथ्स, बिल्कुल यही है जी, आगे देखते हैं। नॉट मेट बिल्कुल सही है, वी हैव बिल्कुल सही है, सम ऑफ फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, यानी कि एरर आपका सिंस है, यहीं पर होना चाहिए था फॉर, दिया है सिंस, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा, बिकॉज ऑप्शन ए हैज एन एरर, ऑप्शन ए हैज एन एरर, एट द प्लेस ऑफ सिंस वी मस्ट पुट preposition for, preposition for always shows period of time, but preposition since always shows point of time. 6 months, actually 6 months is a period of time, so we must go with period of time since for, or since or for. What? For would be the correct preposition to show the period of time, but since is the correct preposition to show the point of time. Actually 6 months is in this question is not a point of time, it's period of time, so according to the period of time we must go with preposition for, इसलिए preposition for के साथ जाना चाहिए, तो है since, इसलिए एरर आपका यही होगा, एरर आपका यही होगा जी। I expect this question is also clear to you, so let's move on to the next question with all of you on the screen. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। यहां देखिएगा, द पुलिसमैन, यानी कि जो पुलिस के कर्मचारी थे, एक व्यक्ति थे, आस्ट यानी कि कहा, पूछा, मेनी पीपल्स बहुत से लोगों से, आस्ट मतलब पूछा, द पुलिसमैन यानी कि पुलिस का व्यक्ति पूछा मेनी पीपल से, बट लेकिन नो वन वॉज नोइंग, कोई नहीं जानता था, हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। बात सही है, कोई नहीं जानता था, जब कोई बातें ये जानता ही नहीं था, तो जब जान ही नहीं रहा था, ये कोई बातें नहीं जानता था कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, यानी कि ये पास्ट की बातें बता रहा है, और ये आपका सिंपल पास्ट की बातें बता रहा है, स्टोरी के समय में, स्टोरी की तरह कि किसी को पता ही नहीं था, नो वन न्यू द फैक्ट, नो वन न्यू द फैक्ट, या फिर नो वन न्यू हाउ दिस एक्सीडेंट हैपेंड, हाउ दिस एक्सीडेंट हैपेंड, कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ। तो नो वन के बाद यहां पर होना चाहिए था न्यू, क्योंकि सब सिंपल पास्ट में मामला जा रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस में मामला क्यों जाएगा, नहीं जाएगा ना कॉन्टिन्यूअस में मामला, तो एरर तो आपका यही है। और वैसे भी नो जो होता है आपका स्टेटिव वर्ब होता है, इसलिए नो को भी हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, तो एरर आपका यही है जहां पर नोइंग है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में नोइंग है, जिस ऑप्शन में नोइंग होगा एरर आपका वही होगा। हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, देयर इज नो एरर, द पुलिसमैन आस्क्ड, देयर इज नो एरर, मेनी पीपल बट नो एरर, नो वन वॉज नोइंग, नो वन के बाद होना चाहिए था न्यू, कोई नहीं जानता था या किसी को नहीं पता था, नो वन न्यू, NEW होना चाहिए था, KNEW न्यू, दिया है नोइंग, इसलिए एरर आपका यही है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। According to this question, option C has an error. At the place of was knowing, we must put the place of not knowing. I'm sorry, the place of was knowing, we must put preposition, not any preposition. New should be over there. New should be over there. KNEW should be over there. यानी कि न्यू होना चाहिए, दिखा रहा है पास्ट की स्टोरी, तो ये भी आपका पास्ट की ही स्टोरी होना चाहिए। और ये पास्ट की स्टोरी कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 लगाकर होगा, समझ रहे हैं। एट द प्लेस ऑफ नोइंग वी मस्ट यूज न्यू टू शो द पास्ट हैबिट एंड पास्ट स्टोरी टेलिंग एग्जैक्टली, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। हाँ, कहता है दिस क्वेश्चन इज
क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आवश्यकता से ज्यादा इजी है मेरे लिए टू आंसर करने के लिए। एक आपका चलता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस का एक पेयर चलता है जिसको बोलते हैं टू डॉट 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 टू प्लस P1। ये आपका कोरिलेटिव में पेयर बनता है, यानी कि जब कोई आवश्यकता से अधिक काम होगा उसको करने के लिए टू टू का पेयर यूज करते हैं। जैसे कि ये चाय आवश्यकता से अधिक गर्म है पीने के लिए, तो मैं बोलूंगा दिस टी इज टू हॉट टू टेक। मैं बोलता हूं कि ये कमरा आवश्यकता से ज्यादा छोटा है प्रवेश करने के लिए, तो मैं बोलूंगा दिस रूम इज टू शॉर्ट टू एंटर दिस रूम, टू एंटर दिस रूम, यानी कि ये आवश्यकता से ज्यादा छोटा है प्रवेश करने के लिए। बात सही है। यहां पर टू नेगेटिव आपका नेगेटिव प्रभाव दिखा रहा है, नेगेटिव एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। आवश्यकता से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा ये खुद ही है, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए या फिर इसको क्वांटिफाई करने के लिए किसी प्रकार की कोई एडवर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वाइट आपका एडवर्ब है जो कि बात एब्सोल्युटली करता है। चूंकि ये खुद ही एडवर्ब है, एडवर्ब है अपने आप में सुप्रीम है, ये खुद ही कहता है कि आवश्यकता से ज्यादा ये खुद ही हो गया है, तो इसको किसी और की क्या जरूरत। दोनों एडवर्ब है, ये खुद ही में आवश्यकता से ज्यादा है, तो जब आवश्यकता से ज्यादा है तो ये क्वाइट की क्या जरूरत है, बिल्कुल ही नहीं। यानी कि क्वेश्चन होना चाहिए था दिस क्वेश्चन इज टू सिंपल फॉर मी टू सॉल्व या आंसर। ये क्वेश्चन आवश्यकता से ज्यादा इजी है हमारे लिए टू आंसर, यानी कि जवाब देने के लिए। बात सही है। यहां पर क्वाइट नहीं आना चाहिए, ये टू अपने आप में एनफ है, ये खुद ही कहता है आवश्यकता से ज्यादा, नेगेटिव वे में आवश्यकता से ज्यादा ये खुद ही है, तो इसके लिए कोई और एडवर्ब की जरूरत नहीं है ताकि इसको क्वांटिफाई करें, यानी कि यहां पर क्वाइट नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं किस ऑप्शन में नहीं है। जिस ऑप्शन में क्वाइट नहीं है आपका एरर वही होगा। तो ठीक है क्या सर, वीडियो ठीक चल रहा है? हाँ, कहा है टू आंसर, ये तो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं। इज क्वाइट टू, हाँ इज क्वाइट टू, यहां पर क्वाइट नहीं होना चाहिए, केवल आपका टू होना चाहिए, इसलिए यहां पर क्वाइट आना बिल्कुल गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ही आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी ही आपका सही जवाब होगा जी, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी देखिएगा 2022 में 13 अप्रैल को पूछा गया ये सवाल है, SSCGL में मॉर्निंग के वक्त में पूछा गया है, तो चले गया। आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। हाँ, कहता है यू शुड हैव रेस्पॉन्ड टू माई क्वेरी सूनर, आपको जल्दी से ही रेस्पॉन्ड करना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था मेरे सवाल का। क्वेरी का मतलब होता है, क्वेरी का मतलब होता है सवाल, ठीक है। यहां पर शुड हैव है, शुड हैव के बाद आने वाला वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में, तो जब आने वाला वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो यहां पर रेस्पॉन्ड क्या कर रहा है, केवल रेस्पॉन्ड क्या कर रहा है, रेस्पॉन्डेड होना चाहिए ना, यानी कि होना चाहिए था रेस्पॉन्डेड। अब ये जाकर सही है। एरर आपका यही है क्योंकि यहां पर ईडी छोड़ा है, तो रेस्पॉन्ड में ही एरर है, यानी कि यहीं पर एरर है। अब देखते हैं कि जैसे कि आपको यहां पर पढ़ना चाहिए था यू शुड हैव स्टडीड हियर, आपको स्कूल जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल, समझ गए? अब देखिए कि आपको मेरे सवालों का जवाब देना चाहिए था बहुत ही जल्दी, यू शुड हैव रेस्पॉन्डेड होना चाहिए था, और उसके बाद रेस्पॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, बिल्कुल सही है, यहां पर बिल्कुल सही है। टूटा है यहां पर ईडी, यानी कि रेस्पॉन्ड होना चाहिए तो थर्ड फॉर्म में, दिया है बेस्ट फॉर्म में, जो कि गलत है क्योंकि इसके पहले हैव आया है, ठीक ना, और हैव हैज हैड जब भी आता है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये बातें मैं बता चुका हूं। अब देखते हैं किस ऑप्शन में आपका रेस्पॉन्ड है। ऑप्शन सी में रेस्पॉन्ड है, होना चाहिए था रेस्पॉन्डेड, दिया है केवल रेस्पॉन्ड,
इसलिए एरर आपका सी में ही होगा, एरर आपका सी में ही होगा जी। बातें समझ रहे हैं? क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। बताइएगा कैसा अप्रोच लग रहा है, बताइएगा जरूर। चलिए चलते हैं। आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द मैनेजर सेड, मैनेजर ने कहा, मैनेजर ने क्या कहा, कुड यू प्लीज कंफर्म, क्या आप पक्का कर सकते हैं, मी मुझे, कंफर्म मी, वो भी देख लेते हैं मी, ठीक है, वेदर यू हैव रिसीव्ड, कि क्या आपने रिसीव किया है सारे आइटम्स को, दैट यू हैड ऑर्डर, जिसको आपने ऑर्डर किया था। बात सही है। वेदर का मतलब ये होता है कि आप वेदर को तभी यूज करेंगे जब आपको आगे कंजंक्शन में ये दिखाना हो कि पीछे कोई वर्ब आया है लेकिन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो वेदर लगाकर पता कीजिएगा कि क्या आगे वही बात है जो इस वेदर से पहले आने वाले वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यानी वेदर के बाद हम वो चीज लगाएंगे जो वेदर से पहले आए मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि कुड यू प्लीज कंफर्म, क्या आप पक्का कर सकते हैं कि वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स, कि क्या, वेदर का मतलब कि क्या, इसका मतलब होता है कि क्या, कि क्या आप सारे आइटम्स को रिसीव कर सकते हैं, रिसीव किया है, दैट जो यू हैड ऑर्डर, जिसको आपने ऑर्डर किया था। जब ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका ये ऑब्जेक्ट है, यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैव ऑर्डर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट को ये कंफर्म करना चाहता था, ठीक ना, ये आपके द्वारा पूछकर कुड लगा के, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट यू है तो यहां पर मी क्या कर रहा है, वेदर लगाने का मतलब ही है कि वेदर से पहले कोई मेन वर्ब आएगा और उसका ऑब्जेक्ट वेदर के बाद सेंटेंस से प्राप्त होगा। जैसे कि मुझे नहीं मालूम कि वे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, आई डोंट नो वेदर दे विल कम और नॉट, वेदर दे विल कम और नॉट, आई डोंट नो, नो के बाद वेदर लगा दिया, यानी कि नो के बाद मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा, नो के बाद मैंने वेदर लगा दिया, यानी कि नो के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो वेदर के बाद आएगा। तो जब भी वेदर का केस बने तो इससे पहले जो मेन वर्ब आया होगा वो मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा इस वेदर के बाद प्राप्त होगा। इसलिए कंफर्म ये जो है मेन वर्ब, इसका कोई ऑब्जेक्ट पहले ही पुट नहीं करेंगे, यानी कि मी यहां पर आना गलत है, मी को आना यहां पर गलत है। अब देखते हैं कि मी को जब आना यहां पर गलत है तो किस ऑप्शन में मी है, जिस ऑप्शन में आपका मी होगा एरर आपका वही होगा, एरर आपका वही होगा। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में आपका मी है। द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज, नो एरर, नो एरर, ठीक है, दैट यू हैड ऑर्डर, नो एरर, हैव यू रिसीव्ड ऑल द आइटम्स, नो एरर। एक ऑप्शन यहां पर छोड़ा गया है जो कि टाइपिस्ट से बाय मिस्टेक हो गया होगा, टाइपिस्ट से बाय मिस्टेक हो गया होगा। यहां पर कंफर्म मी वेदर होना, यहां पर कंफर्म मी होना चाहिए था, ठीक है। यहां पर टाइपिस्ट से बाय मिस्टेक 4 ऑप्शन छूट चुका है, आपका 4 ऑप्शन में पक्का ही मी होगा, ठीक है। बाय मिस्टेक टाइपिस्ट से छूट गया है, कोई बात नहीं, एरर आपका मी में ही होगा, और ऑप्शन डी में मी का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि यहां नहीं है तो यहां तो होगा ही होगा, इसलिए ऑप्शन डी ही आपका सही होगा, ऑप्शन डी ही आपका सही होगा, क्योंकि ऑप्शन डी जो है टाइपिस्ट से बाय मिस्टेक छूट चुका है पीपीटी बनाते समय, कोई बात नहीं। अब छूट चुका है तो एरर तो निश्चित रूप से यही होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में जब वो मी नहीं आया तो निश्चित रूप से इसमें ही आएगा, इसलिए एरर आपका यही होगा जी। इधर कहीं देख लेते, इधर तो नहीं है, द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज, कहीं नहीं है, दैट यू हैड ऑर्डर, कहीं नहीं है, हैव यू रिसीव्ड ऑल आइटम्स, कहीं नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन डी में ही एरर होगा, बाय मिस्टेक टाइपिस्ट ने छोड़ दिया है, इस बात का ध्यान रहे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जी। यहां आइए, कहता है इफ द इकोनॉमी फॉल्स, इफ द इकोनॉमी फेल्स, फेल के यानी कि मतलब है कि यदि इकोनॉमी फेल्स होती है, यहां पर फेल से बढ़िया होना चाहिए था फॉल्स, यदि इकोनॉमी फॉल्स होती है यानी कि नीचे गिरती है,
दिस ईयर इस वर्ष इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट्स ऑन का मतलब होता है विचार करना, यानी कि गवर्नमेंट पर बैडली विचार करेगा। ठीक है, बात सही है। इफ द इकोनॉमी फॉल्स, यदि हमारी इकोनॉमी गिरती है तो ये हमारे क्या करेगा, ये जो बात है रिफ्लेक्ट ऑन करेगा, यानी कि विचार विमर्श करेगा किस पे, गवर्नमेंट पे, बड़े गलत तरीके से बैडली करेगा। बात सही है। ये आपका कंडीशनल फर्स्ट का सेंटेंस है। यदि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, यदि ऐसा होता है तो वैसा होगा, यदि वैसा होता है तो ऐसा होगा। मतलब ये कि यदि आप पढ़ेंगे तो पास करेंगे। इफ यू स्टडी यू विल पास एंड यू शैल पास। यू विल होना चाहिए था, ठीक ना, यू के साथ सेल कभी नहीं आता है। अगर मुझे बोलना कि यदि आप आएंगे तो मैं जाऊंगा, इफ यू कम हियर आई शैल गो फ्रॉम हियर। यदि आप आएंगे तो मैं जाऊंगा। बात सही है, आप आएंगे तभी मैं जाऊंगा। लेकिन एक बात बताइए, जब एक सेंटेंस आपका सिंपल में होगा, यानी कि कॉज आपका सिंपल में है, कारण यदि आपका सिंपल में है, तो रिजल्ट आपका सिंपल फ्यूचर में होगा। सिंपल प्रेजेंट में आपका कॉज है, यानी कि कॉज ये है कि यदि ऐसा होता है तो रिजल्ट कैसा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, इसलिए इट विल रिफ्लेक्ट होगा, इट विल रिफ्लेक्ट होगा, इट विल रिफ्लेक्ट होगा, इट विल रिफ्लेक्ट होगा। यानी कि इट के बाद रिफ्लेक्ट का आना जरूरी है, इट के बाद विल का आना जरूरी है, और रिफ्लेक्ट से पहले विल का आना जरूरी है। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में इट रिफ्लेक्ट दिया है। इट विल देता तो सही था, इट रिफ्लेक्ट दिया है, केवल इट रिफ्लेक्ट दिया है, जो कि गलत है, जो कि कंडीशनल फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कंडीशनल फर्स्ट को सेटिस्फाई करने के लिए एक तरफ आपको कॉज यानी कारण दिखाना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरी तरफ रिजल्ट दिखाना पड़ेगा सिंपल फ्यूचर में। ये जो सेंटेंस है इफ द इकोनॉमी फॉल्स, ये आपका कॉज है, कारण है, यानी कि यदि इकोनॉमी गिरती है, ये है आपका कॉज। यदि आपकी इकोनॉमी गिरती है इस ईयर यानी इस साल, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन, विचार करेगा गवर्नमेंट पे बैडली, ये है आपका रिजल्ट। क्या है जी, रिजल्ट। समझ गए। यदि आपका कॉज आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो रिजल्ट आपका सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए, और सिंपल फ्यूचर में होने के लिए विल या शैल आना चाहिए, जो कि नहीं लगाया है, इसलिए ये गलत है। एक पल के लिए ईट मान भी लेता हूं तो ईट के बाद वैसे भी आता है रिफ्लेक्स, यानी एस और एस लगेगा वर्ब में, तो वैसे भी गलत है। तो जहां पर आपका इट रिफ्लेक्स है, आंसर यानी एरर वहीं पर होगा, यानी कि ऑप्शन ए में ही आपका इट रिफ्लेक्ट है, तो एरर आपका ए में ही होगा, एरर आपका ए में ही होगा जी। ऑप्शन बी में एरर नहीं होगा क्योंकि नो एरर है, और हमने एरर पकड़ ही लिया है, तो जब एरर पकड़ लिया है तो नो एरर की जरूरत ही नहीं। ऑन द गवर्नमेंट नो एरर, इफ द इकोनॉमी फॉल्स नो एरर, एरर है। समझ रहे हैं। तो आपका एरर कहां है, एरर आपका है ऑप्शन ए में है जी। समझ गया क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। आइए इसको देखते हैं। वी स्टे, हम लोगों ने ठहरा कहां पे, इन जिम्स फ्लैट, इन जिम्स के फ्लैट में हम लोग ठहरे, ठीक है। ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे, जब वो छुट्टी पर था, जब वो छुट्टी पे था तब हम लोग क्या किए जी, हम लोग उसके घर में ठहरे, उसके फ्लैट में ठहरे। जब वो छुट्टी पे था ना, तो जब छुट्टी पे था और ये टाइम का कंजंक्शन दिखाना है, तो टाइम का कंजंक्शन दिखाने के लिए ये ड्यूरिंग क्या कर रहा है, ड्यूरिंग नहीं चाहिए ना, टाइम का कंजंक्शन दिखाने के लिए हमेशा ही आपका व्हेन आता है जी, व्हेन। यानी कि हम लोग ठहरे जिम के फ्लैट में, व्हेन जब, ही वॉज ऑन हॉलीडे जब वो छुट्टी पर था, यानी कि एट द प्लेस ऑफ ड्यूरिंग वी शुड यूज व्हेन। इसलिए एरर आपका ड्यूरिंग के पास ही है, ड्यूरिंग ही एरर है। जिस ऑप्शन में आपका ड्यूरिंग है, एरर आपका वही है। आइए देखते हैं कहां पर ड्यूरिंग है। ड्यूरिंग आपका यहां है, इसलिए एरर आपका बी होगा, एरर आपका बी होगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हैज एन एरर, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हैज एन एरर, ऑप्शन बी में ही एरर है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। ये सवाल कब पूछा गया, देखिए ये सवाल 2022 में पूछा गया है, चौथे महीने की 11 तारीख को एसएससी जेल में। समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं जी।
डू यू रिकॉल, क्या आपको याद है? रिकॉल का मतलब होता है याद करना, यानी क्या आपको याद है? टू मीट हर, उससे मिलना, एट द पार्टी, पार्टी में, लास्ट नाइट यानी कि पिछले रात। यानी सेंटेंस का होता है क्या आपको याद है उससे मिलना लास्ट नाइट पार्टी में, यानी पिछली रात जो पार्टी हुई थी उसमें आप उससे मिले थे, क्या ये बातें आपको याद है? हाँ भाई मुझे तो याद है, आप मिले थे, मुझे ये बातें याद है। याद है बाकी तो ठीक है, लेकिन याद है तो ये जो रिकॉल है ना, ये जो रिकॉल है आपका जीरंड लेगा जी, जीरंड, जीरंड लेता है। रिकॉल हो गया आपका, रिकॉल हो गया, उसके बाद आपका हो गया अवॉइड, हो गया अवॉइड, हो गया उसके साथ आपका कंसीडर हो गया। इन सब के बाद आने वाला जो वर्ब होता है जी, जीरंड फॉर्म में होता है, जीरंड फॉर्म में, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगा के होता है। तो जब वर्ब में आईएनजी लगा के होता है तो रिकॉल के बाद ये टू इन्फिनिटिव क्या कर रहा है? टू इन्फिनिटिव क्या कर, आप ही बताइए। रिकॉल, हाँ मुझे याद है आपसे मिलना, यस आई रिकॉल, यस आई रिकॉल मीटिंग यू लास्ट नाइट एट द पार्टी, या फिर आई रिकॉल मीटिंग यू एट द पार्टी लास्ट नाइट, यानी आपसे मिलना पिछले पार्टी में, मुझे ये बात याद है। ठीक है याद है, लेकिन यहां पर जब ये रिकॉल है तो इसके बाद आने वाला वर्ब आपका जीरंड फॉर्म में होगा, इन्फिनिटिव नहीं होगा, क्योंकि ये यूं ही फ्रेज, ये जो वर्ब होता है ये यूं ही यूज होता है, इनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा ही फोर्थ फॉर्म में होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं जी, जीरंड का यूज करते हैं, ठीक ना। वो सब मैं धीरे धीरे वो वर्ब लेकर आऊंगा, एक बार एक सेपरेट वीडियो लेक्चर लगाऊंगा जहां पर उन सारे वर्ड्स को पुट करूंगा, जिनके बाद मेन वर्ब आपका सीधा क्या होगा जी, जीरंड फॉर्म में होगा। क्योंकि अभी क्वेश्चंस बना रहे हैं इसलिए सारे चीज को लिखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना याद रखिएगा, रिकॉल के बाद आने वाला वर्ब जीरंड फॉर्म में होगा, जीरंड फॉर्म में होगा, यानी कि मीट जो है मीटिंग होना चाहिए था, मीटिंग दिया है मीट, इसलिए एरर आपका यहीं पर है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में टू मीट है। जिस ऑप्शन में टू मीट है एरर आपका यही है, यानी कि ऑप्शन डी में टू मीट है, इसलिए एरर आपका ऑप्शन डी है, एरर आपका ऑप्शन डी है। आई होप एंड एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। इसलिए चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। यहां देखिए कहता है इट इज वर्थ हैविंग द ट्रबल, इट इज वर्थ ये योग्य है, हैविंग ट्रबल यानी कि मेहनत करने का, टू राइट टू हिम उसको लिखने का, एज क्योंकि ही नेवर रिप्लाइज क्योंकि वो रिप्लाई नहीं करता, वो जवाब नहीं देता है। सेंटेंस का मीनिंग तो ये है, इट इज नॉट वर्थ ये योग्य नहीं है, हैविंग द ट्रबल यानी कड़ी मेहनत करने का, कड़ी मेहनत ये क्या करने का है, टू राइट लिखने का, किसको लिखना है, टू हिम यानी उसको लिखने का। क्यों? क्योंकि ही नेवर रिप्लाइज क्योंकि वो कभी भी जवाब नहीं देता है, और जब जवाब ही नहीं देगा तो उसको लिखने का काम तो मेहनत का है नहीं जी, बेकार हम मेहनत कर रहे हैं, नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे रहा है, तो फिर लिखकर क्या फायदा। नहीं जब जवाब दे रहा है तो बात सही है, नहीं जवाब दे रहा। ये एक्चुअली में फ्रेज होता है टेक द ट्रबल, टेक द ट्रबल फ्रेज होता है, लेकिन लिखा है टेक द ट्रबल, लिखा है टेक द ट्रबल होता है लेकिन लिखा है हैविंग द ट्रबल। फ्रेज होता है टेक द ट्रबल, टेक द ट्रबल का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करना, ठीक ना। इट टेक्स द प्रॉब्लम, इट टेक्स द प्रॉब्लम या फिर इट टेक्स द ट्रबल का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना ये होता है फ्रेज। जब ये बहुत कर मेहनत करना फ्रेज होता है तो ये हैविंग क्या कर रहा है, यहाँ पर हैविंग तो नहीं होना चाहिए ना। जब हैविंग नहीं होना चाहिए टेकिंग द फ्रेज होना चाहिए, और वर्ब के बाद आने वाला वर्ब हमेशा ही जीरंड फॉर्म में होता है, ये भी याद रखिएगा। जैसे कि बोलता हूं कि ये मूवी देखने लायक है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। ये गाड़ी चलाने लायक है, दिस वैन इज वर्थ राइडिंग, दिस वैन इज वर्थ राइडिंग। ये बाइक चलाने लायक है, दिस बाइक इज वर्थ राइडिंग। ये कार चलाने लायक है, दिस कार इज वर्थ ड्राइविंग, दिस कार इज वर्थ ड्राइविंग। वर्थ के बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में। अब देखिएगा इट इज नॉट वर्थ, इट इज नॉट वर्थ का मतलब होता है ये योग्य नहीं है, इट इज नॉट वर्थ यानी कि योग्य नहीं है कड़ी मेहनत करने का। वो मेहनत किस चीज का है, टू राइट टू हिम उसको लिखने का,
क्योंकि वह रिप्लाई ही नहीं करता है, ही नेवर रिप्लाइज। ठीक है, लेकिन यहां पर आना चाहिए था टेकिंग। टेक द ट्रबल का मतलब होता है बड़ा मेहनत करना, बेकार के कामों में ज्यादा मेहनत करना, फालतू काम में मेहनत कर देना, ठीक ना। तो जब फालतू काम में मेहनत कर देना तो ये टेक द ट्रबल होता है, हैविंग द ट्रबल नहीं होता है, इसलिए यहां पर एरर हैव में ही है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में हैव है। जहां पर हैविंग होगा आंसर आपका वही होगा। ऑप्शन डी में हैविंग है, इसलिए ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर है। इट इज नॉट वर्थ, यानी कि यहां पर कोई एरर नहीं है। टू राइट टू हिम बिल्कुल सही है। एज ही नेवर रिप्लाइज ये भी सही है, यानी कि एरर नहीं है, यहां भी एरर नहीं है, यहां भी एरर नहीं है, तो ऑप्शन डी में ही आपका एरर है, ऑप्शन डी में ही आपका एरर है जी। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जी। चलिए, और ये भी देख लीजिएगा कब पूछा है, 2022 के 11 अप्रैल का पूछा है एसएससीजीएल में, इवनिंग के समय यानी कि शाम के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। कहता है दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना। कहता है कि ये आवश्यकता से ज्यादा गंभीर पाप है माफ किए जाने के लिए, यानी कि इतनी ज्यादा गंभीर ये पाप है कि इसको माफ किया ही नहीं जा सकता। ये टू जो टू का पेयर है, ये जो टू डॉट 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 टू का जो पेयर है ये ठीक है, लेकिन टू के बाद जब नाउन आएगा, टू के बाद जब कोई एडवर्ब देना है तो आप एडवर्ब यहां पर कोई टू के बाद, ये तो एडवर्ब टू खुद ही है, लेकिन जब टू के साथ एडजेक्टिव और नाउन लगाना होगा तो टू के बाद लिखेंगे एडजेक्टिव, यानी कि एडीजे एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव के बाद लिखते हैं आर्टिकल, ठीक ना। इस एडजेक्टिव के बाद लिखते हैं आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल भी डिटर्मिनर होता है और डिटर्मिनर को हम लोग आर्टिकल के तौर पे डिटर्मिनर, तो हम लोग आर्टिकल आपका क्या होता है डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर को हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ते हैं, इसलिए एडजेक्टिव में वो आर्टिकल आ जाएगा। यानी कि जब टू के साथ हमें एडजेक्टिव यूज करना है तो टू के बाद ही एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। चूंकि जब ये एडजेक्टिव आ गया है तो इसके बाद एक नाउन का भी आना जरूरी है। तो नाउन हमारा कब आएगा, एडजेक्टिव के बाद आएगा, यानी कि यहां नाउन आएगा। चूंकि नाउन यदि सिंगुलर है तो नाउन के लिए आपका आर्टिकल ए या एन भी आपका यही होगा। टू के बाद एडजेक्टिव आएगा, चूंकि एडजेक्टिव आ गया तो नाउन आएगा। क्योंकि नाउन यदि सिंगुलर है तो नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का आना जरूरी है। एक्सक्यूज मी, आई वाज जस्ट स्नीजिंग, एक्सक्यूज मी। चलिए यहां देखिए, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, हाँ टू तो आपका एडवर्ब है, ये नेगेटिव एडवर्ब है। हाँ ग्रेव आपका एडजेक्टिव है, यानी कि टू के बाद एडजेक्टिव आया है, बिल्कुल सही है। एडजेक्टिव के बाद ये नाउन भी आया, ये भी सही है। लेकिन ये सीन एक पाप की बात कर रहा है, यानी कि ये आवश्यकता से ज्यादा एक गंभीर पाप है टू बी पार्डन, यानी कि माफ किए जाने के लिए, ठीक ना। तो आवश्यकता से ज्यादा गंभीर एक पाप है, तो इस सीन के लिए हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल ए यहां पर आएगा कि नहीं आएगा, यानी ग्रेव और सीन से पहले, यानी कि यहां पर आर्टिकल ए आना लाजमी है, जरूरी है। क्योंकि सीन आपका काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो इसके लिए आर्टिकल दीजिएगा ना जी। आर्टिकल कहां दीजिएगा, तो जस्ट नाउन से पहले ही देंगे, यहां पर देंगे। और चूंकि एडवर्ब टू आया है तो टू एडवर्ब के बाद अगर हमें कोई एडजेक्टिव लगाना है तो एडवर्ब के बाद ये टू के बाद ही आपका एडजेक्टिव लगेगा। क्योंकि ग्रेव आपका एडजेक्टिव है तो एडवर्ब टू के बाद ही एडजेक्टिव है, तो यहां तक तो सही है। सीन भी सही है, लेकिन सीन ये काउंटेबल नाउन है तो इसके लिए यहां पर आर्टिकल ए या एन देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है। तो एरर आपका यहीं पर है, ग्रेव और सीन के बीच में ही एरर है। अब देखते हैं कहां ग्रेव और सीन है, जहां पर ग्रेव और सीन है एरर आपका वही है। पार्डन में है क्या, नहीं है। क्या आपका दिस इज में नहीं है, टू बी में नहीं है आपका यहां पर होना चाहिए था, ए नहीं दिया, इसलिए एरर बी ही होगा, एरर आपका बी होगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हैज एन एरर, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हैज एन एरर, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार
ऑप्शन बी में ही एरर है। होना चाहिए था ए, दिया है, होना चाहिए था ए, लेकिन ए दिया ही नहीं है, ग्रेव सीन दे दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो चले क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। और ये भी एक बार देख लीजिए, ये सवाल आपका 2021 में पूछा है 11 अप्रैल को दोपहर के समय, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। हाँ, कहता है द अनसीजनल, अनसीजनल का मतलब होता है गैर मौसमी, यानी कि जो मौसम के अनुसार ना हो उसको बोलते हैं अनसीजनल। यानी कि जो मौसम के अनुसार ना होने वाला जो बारिश है, इस बारिश ने क्या किया, कॉज्ड कर दिया। कॉज का मतलब होता है उत्पन्न करना, ये कॉज्ड है यानी कि उत्पन्न कर दिया। क्या उत्पन्न कर दिया, अ लॉट ऑफ डैमेज, यानी कि बहुत सारा नुकसान को उत्पन्न कर दिया। कहां पे, टू द क्रॉप्स, यानी कि फसलों में। डैमेज चूंकि आपका काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल है, इसलिए डैमेजेस नहीं लिखा गया है, डैमेज ही है। डैमेज का मतलब हो जाएगा भरपाई हो जाएगा, इसलिए डैमेज आपका काउंटेबल नहीं होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसलिए ऑल आउट ऑफ के बाद आया है डैमेज ही, ना कि डैमेजेस, ठीक ना। अब जब डैमेजेस है, कॉज्ड है, ऑल आउट ऑफ के बाद डैमेजेस भी नहीं है, डैमेज ही है, और डैमेज के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, ये भी सही है, टू द क्रॉप्स यानी फसलों को। यहां पर एरर की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बन रही है, फिर से एक बार देख लेते हैं। द अनसीजनल रेन यानी कि गैर मौसमी जो वर्षा है, कॉज्ड यानी कि उत्पन्न कर दिया, ऑल आउट ऑफ डैमेज यानी कि बहुत सारे नुकसान को उत्पन्न कर दिया। कौन सा आपका ये डैमेज है, ये जो डैमेज उत्पन्न किया है, किसको उत्पन्न किया जी, टू द क्रॉप्स यानी कि फसलों को। कहीं एरर नहीं दिख रहा है। द अनसीजनल, एक मिनट रुकिए, द अनसीजनल रेन यानी कि कोई ऐसा सीजनल रेन नहीं है, यानी कि ये गैर मौसमी वर्षा है। इसने क्या कर दिया, कारण बन गया बहुत सारे नुकसान का फसलों के लिए। कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो नहीं एरर है तो नो एरर मारेंगे, ऑप्शन सी ही आपका नो एरर होगा, ऑप्शन सी आपका नो एरर होगा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कोई एरर नजर नहीं आ रहा। तो जब एरर नजर नहीं आ रहा तो नो एरर होगा। सारा क्वेश्चन में दिखा गया, लिखा गया सारा वर्ड ही सही है, जब सारा वर्ड ही सही है तो नो एरर, इसलिए नो एरर ही हमारा सही आंसर होगा जी, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। हाउ मेनी एग्स वर, एक मिनट थोड़ा पिछले क्वेश्चन को भी देख लूं। सीजीएल, द अनसीजनल रेन यानी कि जो गैर मौसमी वर्षा है, कारण बन गया CUSD कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज, यानी कि बहुत सारे नुकसान का कारण बन गया टू क्रॉप्स। कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। चलिए, हाउ मेनी एग्स यानी कितने एग्स वर पुट यानी कि डाला गया इनटू द बास्केट, टोकरी में, यानी कितने एग्स को टोकरी में डाला गया। हाउ मेनी, मेनी के साथ आपका काउंटेबल आना होता है, जो ठीक है, क्योंकि एग्स आपका प्लूरल है इसलिए वर्ब ठीक है। वर्ब के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ये भी सही है, क्योंकि बास्केट में डालना है, मूवमेंट के साथ डालना है, तो प्रीपोजिशन इनटू है, ये भी सही है। सही है, सही है, तो नो एरर, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कोई एरर ही नहीं है। इस पूरे सेंटेंस में सारा वर्ड A to Z जो वर्ड है करेक्ट है। हाउ मेनी आपका काउंटेबल के लिए होता है, एक्स आपका काउंटेबल है, सही है, क्योंकि एक्स प्लूरल है इसलिए वर्ड है, ये भी सही है। पुट आपका थर्ड फॉर्म है, क्योंकि वर्ड के बाद पुट ही आएगा, इसलिए ये भी सही है। इनटू आपका इसलिए क्योंकि मूवमेंट के साथ जाएगा, तो इनटू, कोई एरर नहीं है जी, कोई एरर नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हैज एन एरर, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ओवर हियर ऑप्शन बी, नो एरर। चलिए आगे देखते हैं, बस लगता है कि इतना ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं एक्सक्यूज मी। तो हम लोगों ने प्रश्न 19 तक देखा सारे क्वेश्चंस को विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो बताइएगा ये सेशन कैसा लगा, और अप्रोच को भी अपना फीडबैक दीजिएगा कि हमारा अप्रोच कैसा है आपको समझाने का, ठीक ना। और भी क्या क्या सेशन लेके आना चाहिए, सारे अपनी बातों को कमेंट्स के तौर पे दीजिएगा, और पढ़ाई कैसी लगी, कैसा अप्रोच लगा, ये भी अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए इस सेशन को, इस प्रैक्टिस सेट 6 को यहीं तक सीमित रखते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, जय हिंद।